डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सिस्टम से हम इसको तात्पर्य क्या लेते हैं, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करना। ठीक है। हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो ना टू वे है। टू वे से मतलब हमारी बॉडी में जो है ना, इसको आप कह सकते हैं एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। मैम इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसे जीव जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, उनका खाने की नली जो है और खाकर पचाकर बाहर निकालने की, डेफिकेट करने की जो नली है, वो भी सेम ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है। ऐसे कई सारे जीव जंतु हैं जो क्या करते हैं, ऐसे ही खाते हैं। अब कई जीव जंतु क्या करते हैं, कई जीव जंतु करते हैं जैसे कि हम अपने खाना खाते हैं, फिर उसके अंदर से जो चीजें एब्जॉर्ब करते हैं, पहले उसको तोड़ेंगे खाने को, देन वही एब्जॉर्ब, ऐसे ही करते हैं ना हम। पर लेकिन कई ऐसे जीव जंतु होते हैं जो उसको एब्जॉर्ब इस तरह से नहीं करते। वो क्या करते हैं, अपनी जूसेस को, अपने माउथ में से कुछ जूसेस निकालेंगे और उन जूसेस को वहां पे उसके ऊपर डाल देते, खाने के ऊपर डाल देंगे। जैसे ही वो जूसेस खाने के ऊपर जाएंगे ना, वो वहां से पच जाएगा, पचना शुरू हो जाएगा। फिर वो देखेंगे अच्छा न्यूट्रिशन कहाँ पे है, न्यूट्रिशन कहाँ पे है। जहां जहाँ पे न्यूट्रिशन है, जो जो भी पदार्थ न्यूट्रिशन वाला होता है, उसे फटाफट से वो ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक ही बारी में मुंह में ले लेते हैं और उसको फिर धीरे धीरे करके तोड़ेंगे। उसको उसको जैसे ही हम तोड़ेंगे धीरे धीरे करके, फिर उसको हम खाना शुरू करते हैं, मतलब कि पचता है हमारा खाना। वो पहले तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे पचाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या कार्य चलता है, हमारा खाने का जो कार्य है कुछ इस तरह से चलता है। इसको एंगल्फ करना भी कहते हैं। क्या करना, एंगल्फ करना। मैं इसमें लिख नहीं सकती हूँ, लिखने का प्रावधान इसमें नहीं है, सॉरी। तो एंगल्फ, ENG, एंगल्फ, ULF। ठीक है। उसे हम एंगल्फ करना कहते हैं। ऐसे कई जानवर करते हैं हमारी तरह, सेम जैसे हम करते हैं। ऐसे कई सारे जानवर हैं जो इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि कुछ में डिफरेंस है और हमारे अंदर उनके अंदर कई कई चीजों में काफी सारा डिफरेंस है। ठीक है। एक तो ये चीज क्लियर हो गई। अब डाइजेशन कर किस चीज से रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है मैम, हाँ जी, दो तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं। तो उन दो मॉलिक्यूल की ना हमें डाइजेशन करनी होती है, मतलब हमने उनको तोड़ना होता है। कैसे तोड़ेंगे, हम उन्हें छोटे छोटे भाग में तोड़ते हैं जो मैक्रो होते हैं। ठीक है। क्यों, उसे माइक्रो तक लेके जाना होता है हमें। क्यों माइक्रो तक क्यों लेके जाना होता है, ताकि जो सेल वॉल है उसे खींच सके, उसे एक्सेप्ट कर सके, उसे उस सेल मेम्ब्रेन को वो पास कर सके। होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं, या सॉरी, हमारी जो सेल की वॉल होती है, वो हमने देखा था कि सेमी परमिएबल होती है ना। हमने देखा था वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल होने की वजह से वो क्या करती है, या कह लीजिए उसकी सेल की जो वॉल होती है वो इतनी इस तरह से होती है कि उसके अंदर मोटे मोटे पदार्थ नहीं आ सकते। उसमें छोटे छोटे महीन पदार्थ ही आ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही लिक्विड या बहुत ही टूटी हुई मात्रा में। अब वो टूटना क्या होता है वो हम धीरे धीरे करके समझेंगे इसके अंदर। ठीक है। आपको स्क्रीन रिप्रेजेंट हो रही है ना, बोलना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है। तो उसमें ऐसे छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों को धीरे धीरे तोड़कर बनाया जाता है। जैसे कि हम खाने के लिए क्या करते हैं, हम खाने के लिए भी यही करते हैं, बड़ी चीज को तोड़ते हैं ताकि हम उसको माउथ में ले जाके चबा सके। ठीक है। उससे पहले तक अगर वो चीज बड़ी है, हम डायरेक्टली तरबूज तो मुंह के अंदर नहीं आ सकता, हम उसे कट करेंगे, छोटे पीसेस में करेंगे, देन वी ईट, राइट। तो देखो, पहले इतनी बड़ी चीज थी, उसको और छोटा कर दिया, अब उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स को हम ले रहे हैं। जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो तो डायरेक्टली हम सब जानते हैं कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं, वो पहले से इतने महीन होते हैं, मतलब इतने छोटे लेवल पे होते हैं कि वो ऐसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। फिर एक चीज और इसके अंदर देख लेते हैं, मैक्रो से माइक्रो तक की बात को आपने हमने समझ लिया कि मैक्रो करते हैं और माइक्रो करते हैं। ठीक है। एक तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो होता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। ठीक है। मैकेनिकल प्रोसेस होता है, मैकेनिकली हम उस चीज को तोड़ते हैं और केमिकली हम तोड़ते हैं। कैसे, मैकेनिकली और केमिकली हम खाने को तोड़ते हैं। ठीक है। इससे हमें मिलेगा क्या, इससे हमें मिलेगी एनर्जी, बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलेंगे खाने से। ठीक है। और ये सारे एनर्जी ब्लॉक्स जो होंगे उसमें क्या क्या चीजें हम तोड़ेंगे, जैसे खाना हमने खाया, उसे हम कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है जिसको हम तोड़ते हैं, या हमें खाने में क्या क्या चीजें मिलती है, पहले ये समझते हैं खाने में क्या क्या चीजें मिलती है हमें। कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चले जाओ, वो क्या होती है, शुगर्स।
शुगर्स होती है, कौन सी शुगर होती है? ओलिगो, पॉली, ये सब कुछ जो होती है इसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट में ये इस टाइप की शुगर्स पाई जाती है, ठीक है। सैकराइड्स जिसे कहते हैं, ठीक है। देन आता है प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे छोटा वाला भाग क्या होता है हमारा? अमीनो, ठीक है। देन फैटी। फैटी को तोड़ेंगे, फैटी उसको तोड़ के फैटी एसिड्स में लेकर आएंगे। तो इनको तोड़ के हम ले आते हैं। फिर हमें क्या एक चीज चाहिए होती है? न्यूक्लिक एसिड भी चाहिए होती है। कभी सुना है न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड खाना है हमने? न्यूक्लिक, इसमें न्यूक्लिक एसिड है, इसको ज्यादा खाना है। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड हर चीज के अंदर होता है, हर चीज के अंदर पाया जाता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक बॉडी या स्पेसिफिक फूड नहीं होता। और न्यूक्लिक एसिड हमें कहाँ चाहिए होता है? हमारे डीएनए के लिए चाहिए होता है। क्योंकि हमारा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है डीएनए, जो है उसका नाम ही यही है। आरएनए का भी यही है, ठीक है। तो इनके लिए हमें न्यूक्लिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है और शुगर्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी, राइट। अब ये हर चीज के अंदर है, खाने वाली जितनी भी चीजें सबके अंदर है। जो जानवरों को मार के भी खाते हैं ना, उनके अंदर तो ऑफ कोर्स हुआ डीएनए सबके अंदर होता है। इसलिए कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अगर आप किसी को तोड़ के, सॉरी, अगर जानवरों को मार के खाओगे, तो जाहिर सी बात है उनका डीएनए भी तो आपके अंदर आ रहा है, यानी कि वो न्यूक्लिक एसिड्स भी अंदर आ रहे हैं हमारे। अब कुछ चीजें पचती हैं, कुछ नहीं पचती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अफेक्ट तो हमारी बॉडी के अंदर छोड़ती हैं। तो कहने का इसमें आपको समझ आ रहा है कि कैसे एक खाना किस तरह से किन किन चीजों में टूट कर हमारी बॉडी पे अफेक्ट करने का प्रयास कर रहा है या ऐसे अफेक्ट होता है, ठीक है। ये छोटा सा बेस है, बहुत ही छोटा सा बेस है। इसको डिटेल में अब हम आगे आगे चलकर समझने वाले हैं कि ये इसके क्या प्रोसेस है, इसके क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। अभी एक चीज और देखते हैं इसके अंदर। मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, और आपका आता है इसके अंदर मैक्रो, माइक्रो लेवल का, और मैक्रो भी होता है इसके अंदर। कार्ब्स वगैरह हो गए। डेंटल फॉर्मूला भी आगे देखते हैं हम, आपका डेंटल फॉर्मूला भी निकल के आएगा अभी। 1 सेकेंड। अच्छा हाँ, एक और चीज। हम जो पानी लेते हैं ना, पानी का जो काम हमारी बॉडी के अंदर होता है, सिर्फ पानी पीना नहीं होता। पानी की वजह से, मतलब पानी पी के हम जो रिलैक्स कर लेते हैं, वो एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है हमारी सेल की। ऐसे ही जो भूख लगती है हमारी बॉडी को, वो किसकी वजह से लगती है? सेल्स की वजह से लगती है। क्योंकि सेल को भूख लग रही होती है, देन इट डिमांड्स कि खाना लेकर आओ, हमें भूख लगी है। और खाना तोड़ने में इतना टाइम लगता है, सब कुछ है ना, खाना तोड़ने में काफी टाइम लगता है। 3-4 घंटे का प्रोसेस होता है, 1 घंटा तो वहीं पड़ा रहता है, उसके बाद जूसेस बनने शुरू होते हैं कि कैसा कैसा खाना आ रहा है, उस हिसाब से जूसेस भी निकालता है। ज्यादा आ रहा तो इसकी तरह होता है। अब खाने में दो चीजें होती हैं, एक होती है जो हमें जो हमारे खाने को वो करती है, क्या नाम है, हमें तृप्ति दिलाती है कि हाँ हमारा पेट भर गया। एक ऐसा वाला जो खाने का जो एक लेवल होता है, एक वो बताता है कि खाना खा लो। और एक होता है फिर खाने में पेट भर गया, बस ऐसे वाला जो खाना होता है ना, जिसमें हमारा पेट भर गया, या आप खाते थोड़ा सा है पर उसमें पेट भर जाता है। तो इस तरह के भी जो हमारे जो फूड होते हैं, उसे हम मेजरली हम कंक्लूड करते हैं मैक्रो के लेवल के अंदर आता है, ठीक है। जिसको पचाना, या जिसको खाने के बाद हमें भूख नहीं लगती, हम तृप्त महसूस करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। लार्ज जो होते हैं हमारे पीसेस जो होते हैं, केमिकली जिनको हम तोड़ते हैं। जो मैकेनिकली हम कैसे काम करते हैं? दांतों के सहारे, यानी कि चबाना, ठीक है। केमिकली क्या होता है? लार निकलती है वो, जो हमारे पेट में जूसेस निकल रहे हैं वो, HCl है वो। ये सब कुछ जो काम काम हो रहे हैं, ये सारे के सारे काम हमारे किससे हो रहे हैं? केमिकली हो रहे हैं। अब खाना आहार नली से नीचे तक का जो जा रहा है, फिर स्टमक से आगे इंटेस्टाइन में जा रहा है, फिर आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, फिर डेफिकेट हो रहा है। ये जो मूवमेंट हो रही है, ये मैकेनिकल है। इसमें से कुछ हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ तो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जो आहार नली वाली होती है, उसमें हम एक तो खाना कभी कभी अटक जाता है, लेकिन कुछ मूवमेंट तो हमारे कंट्रोल की ही होती है। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स हम कर सकते हैं, वॉलंटरी इन नेचर होती है। और बहुत सारी होती है जो इनवॉलंटरी इन नेचर होती है, ठीक है। जो हमारे फूड होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनको जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े होते हैं ना लार्ज मॉलिक्यूल्स, उनको छोटे छोटे में लेकर आएगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। जो लार्ज होते हैं उसे हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जो छोटे हैं, हाँ जी, मुंह से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। किस लिए? सेल को चाहिए। सेल को किस लिए चाहिए?
सेल ने अपना कार्य करना है। उसने मेम्ब्रेन का काम करना, उसको संभालना है, अंदर जो डीएनए के प्रोसेस हो रहे हैं उनको देखना है, सेल की डिवीजन को देखना है, ग्रोथ एंड रिपेयर को देखना है, जो ऑक्सीजन आ रही है जा रही है उसको भी देखना है, जो उसे ऑक्सीजन हमें मिल रही है उसको भी देखना है। तो ये सारे कार्य कौन कर रहा है? यही कर रहा है। हम अपने हाथ हिला पा रहे हैं, पैर हिला पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ये सारी प्रक्रिया जो सेल की हो रही है, इसके बाद वो कितना एनर्जी हमें दे देती है। तो वो एनर्जी भी हमें फिर वापस दोबारा से बनानी भी तो है, जो हमें स्टोर करके भी रखनी है। फिर जब रिक्वायरमेंट होती है इन्फेक्शन वगैरह की, या कोई किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो जाती है, तो उस टाइम पे जो बीमारी होती है उसके जो डब्ल्यूबीसी है वो एक्ट कर सके, अच्छे से लड़ाई कर सके, उसके लिए जो हमें उनको बनाना है, और उस टाइम पे वो बन जाए और उनकी प्रोडक्शन है वो तेज से जल्दी जल्दी हो सके, उसके लिए हमें पहले से तैयार अपनी आर्मी तैयार करके रखनी होती है कि हमारे पास प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट बनाते जाओ, रॉ मटेरियल है बनाते जाओ। तो ये सारी चीजें जो करनी होती है वो ऑन स्पॉट नहीं होती है। अब जिसने खाना कम खाया होता है, या वीक, या फिर कहीं लो क्वालिटी का खाया होता है, लो क्वालिटी का मतलब यही होता है जंक फूड, जिसने ये सब खाया होता है उसके पास एनर्जी नहीं होती। पहली बात है, हाँ जी, कॉमन है, नहीं होती। लेकिन वो सुपर फास्ट एनर्जी के लिए क्या करते हैं, कॉफी या चाय या चॉकलेट्स, या चॉकलेट तो खैर डार्क चॉकलेट अच्छी होती है, पर नॉट द एवरी चॉकलेट इज गुड, और एवरी टाइम चॉकलेट इज ऑल्सो नॉट गुड। और जो जंक फूड्स पे ज्यादा जिंदा रहते हैं, वो ऑन स्पॉट उनको एनर्जी मिल जाती है, और भूख, उनको लगता है कि भूख खत्म हो गई, वो भूख को मारने का काम करती है। चिप्स होते हैं ये भूख मारने का काम करते हैं, पेट नहीं भरता, इनसे कुछ मिलता नहीं है। तो ये जो खाना खाया उन्होंने, तो क्या आपको लगता है कि इनसे कैल्शियम भी मिल गया, फॉस्फोरस भी मिल गया, जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, मिनरल्स चाहिए थे बहुत सारे हमें, क्या वो मिले? कुछ नहीं मिला। जंक फूड के अंदर कुछ भी नहीं मिला। इससे क्या हुआ? अल्टीमेटली धीरे धीरे हमने बोन्स के अंदर जो सामान पड़ा था वो निकालना शुरू करा, लीवर के पास जो बचा हुआ था सामान हमने वो निकालना शुरू करा। ठीक है, इनसे निकाल निकाल के हमने अपनी जीविका चलाई। अब एक टाइम ऐसा आ जाएगा, फिर उसके बाद ये सारा कुछ भी वीक पड़ जाएगा। कितना स्टोर्ड आप माल, जो रॉ मटेरियल है वो आप यूज कर लोगे? नहीं कर सकते। मतलब कहते हैं ना कि जॉब तो कभी करनी पड़ेगी ना, कितना आप इन्वेस्टेड मनी जो है वो यूज कर लोगे, जॉब करोगे ताकि कि आपकी मनी सप्लाई है, मनी चेंज चलती रहेगी। अदरवाइज जो आपका इन्वेस्टेड मनी है वो एक दिन तो खत्म हो ही जाएगी। एंड देन व्हाट यू फील कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, एंड यू हैव टू गो आउट। एंड बट एट दैट टाइम, उस टाइम पे कोई जॉब अवेलेबल नहीं होगी। तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ जॉब से रिलेटेड, क्योंकि थोड़ा सा समझ आ जाता है उस बात को कि मनी फ्लो कैसे हो रहा है। ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स का और हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो मिनरल वैल्यू है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें अच्छा खाना खाना जरूरी है। तो उसकी सप्लाई हमेशा होते रहनी चाहिए बाहरी तौर पर। ठीक है, नहीं तो बॉडी के अंदर तो पड़ा हुआ है, इन्वेस्टेड है, सेव्ड है, पर उसको आपको यूज करना भी तो, जब उसको यूज करने का मौका आता है तब उसको यूज कर भी लेते हो। लेकिन और भी तो चाहिए, जो दिनचर्या के लिए भी चाहिए। बार बार तो आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग इस तरह की जो खाना खाते हैं, उनको आप कभी भी देखेंगे हमेशा एक टाइम के बाद, सर्टेन एज के बाद, दे ऑल आर इल, दे मस्ट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इलनेस, कोई ना कोई बीमारी उनको लगेगी लगेगी, कोई ना कोई डिसऑर्डर, कोई ना कोई डिजीज से वो घिरे हुए रहेंगे। दिस इज कंपल्सरी, ये नॉर्मल रूल है। अगर शरीर की प्रकृति के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ करोगे तो कुछ ना कुछ तो अंत में आते आते कुछ ना कुछ बुरा मिलता ही है। ठीक है, इतनी पिक्चर क्लियर हो गई कि क्यों खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। ये बेस क्लियर हो गया सबका? गुड। ठीक है, आगे इन चीजों को देख लेते हैं। इसमें अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया हुआ। यहाँ पे शायद दिया हो माउथ कैविटी, हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, जो माउथ होता है, हम खाना जो कहाँ कहाँ से खाना शुरू करते हैं, हम माउथ से शुरू करते हैं, दांतों से। ठीक है, दांतों का डेंटल फॉर्मूला आता है, इसमें ध्यान नहीं क्या? एक मिनट। विजय जी, आपका कैमरा बंद कर लीजिए। सेकंड इसमें। हम्म, one second, just give me a moment.
ओके, तो इसमें डेंटल का नहीं दे रखा है। ओके, तो लेकिन डेंटल इम्पोर्टेंट है और डेंटल पे से क्वेश्चन आ जाता है। चलिए मैं आपको यहाँ से भी पहले ये वाला पॉइंट करवा देती हूँ, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। और जो डेंटल फॉर्मूला वाली जो चीज है वो हम बाद में समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो छोटा सा पार्ट है, पर हम उसको देख लेते हैं कैसे क्या चीज है। पहले यहाँ से ये चीज को देख लो, ये याद कर लो। ये जो 4 स्टेप्स हैं इसी पे से क्वेश्चन आ जाता है और कई बार आया हुआ है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये कि डाइजेशन के, डाइजेस्टिव सिस्टम के अपने क्या क्या प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के। तो इसमें क्या होता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा, वर्ड वर्ड आएगा पूरे डाइजेशन के, ठीक है। इंजेशन आता है, डाइजेशन आता है, एसिमिलेशन आता है, एंड देन इजेशन आता है। इसको हम धीरे धीरे 4 स्टेप्स को पढ़ेंगे और इसी में ही पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्राइज करता है, ठीक है। डाइजेशन जो होता है एक प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल, जो मैंने अभी आपको समझाया, बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। फिर इनको एब्सॉर्बेबल फॉर्म के अंदर लेकर आता है ताकि वो हमारी मेम्ब्रेन्स के आर पार हो सके। इसलिए क्यों हो सके, क्योंकि सेल को खाना खाना है, सेल को उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन इस चीज को बोलते हैं, पूरे चीज को हमने डाइजेशन बोल दिया। फिर यहाँ पे क्या डाइजेशन की बात हो रही है, जब वो तोड़ रहा है ना उसको बोलते हैं। आगे एक एक वर्ड को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। It is carried out by the digestive system by mechanical and biochemical methods, जो अभी मैंने आपको बताया, मैकेनिकल एंड द केमिकल, बायोकेमिकल। बायोकेमिकल क्या क्या चीजें होती हैं, वही जो हमारे ग्लैंड्स से होते हैं, जूसेस रिलीज करते हैं, और क्या बनता है, एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और क्या होता है, सलाइवा होता है। ये सारी चीजें जो आती है हमारी किसके अंदर आती है, बायोकेमिकल के अंदर आती है। तो मैकेनिकल में मैम क्या हुआ, वही पेरिस्टालसिस हुआ और जो दांतों से चबाना हुआ, ठीक है। फिर एसेसरी हमारे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, ग्लैंड के ऊपर नाम आ जाता है। अच्छा, यहाँ एक चीज समझ लो, इस चैप्टर को करना कैसे है। जितनी भी दूसरी तीसरी बातें होंगी वो आपने अलग पेज पे बनानी है, ठीक है। आपने ये डायग्राम एक साइड पे ड्रॉ करना है, एंड देन माउथ पे क्या हो रहा है यहाँ लिखते जाना है। जैसे बोलस वगैरह बनेगा, मैं अभी जो टर्म्स बताऊंगी वो आप उसको हेड रीजन वाइज उसको आप लिखोगे। फिर आएगा, जैसे इसोफेगस में थोरेसिक रीजन में कुछ नहीं होता, तो ये काफी बड़ा हो रहा है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए, एक सेकेंड। सॉरी, क्या आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? ओके, डन। जय माता जी, ठीक है। तो इसमें जो होता है हमारे, सॉरी, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो इसमें हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, तो आपने कैसे पढ़ना, कैसे कैसे इसको रीड करोगे। इसको रीड करने का सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि आप एक जगह पे ग्लैंड्स लिखोगे और उनका लिखोगे, जैसे एक ग्लैंड्स का सिर्फ एक अलग छोटा सा बॉक्स बनाओगे जिसमें सारे ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। जितनी भी ग्लैंड्स बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के जो यूज हो रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो यूज हो रहे हैं, नो मैटर वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, कैसे सिक्रीट कर रहे हैं, आपने उसको क्रमबद्ध करना है। कैसे करना है, क्रमबद्ध लिखना है उसको। पहले कौन सा आएगा, स्लाइवरी आएगा, फिर नीचे लीवर आएगा, फिर अपने स्टमक के, सॉरी गैस्ट्रो के जो अपने गैस्ट्रो इंटरस्टिशनल हमारे ग्लैंड्स जो होंगे वो आएंगे, ठीक है। पैंक्रियाज वगैरह आएगा, फिर जूस कैसे सिक्रीट होके हमारी बॉडी में आ रहा है लीवर से, वो आएगा। तो ये सारी चीजें हैं। आप पहले ग्लैंड का एक छोटा सा चार्ट बनाओगे और वो लिखोगे। फिर उस चार्ट के साथ साथ यही पे स्टमक वाली जगह पे ही, सॉरी एब्डोमेन वाले एरिया पे ही, उन ग्लैंड के साथ साथ आप लिखोगे कि कौन सी जूसेस किस जगह आके मिल रहे हैं। आपने ये नहीं लिखना कि ये खाना नीचे आया, वहां से ऊपर आया, इधर गया।
ये सब नहीं लिखना, वो आपको वैसे समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है, तो इतनी बेसिक चीज आपने नोट्स के अंदर नहीं लिखनी है। तो आपने सिर्फ ग्लैंड्स को क्रमबद्ध करके लिखना है। ऊपर कौन सा ग्लैंड है, नीचे कौन सा आ रहा है, फिर सेकंड पे कौन सा आ रहा है, थर्ड पे कौन सा आ रहा है, और इनकी लोकेशन लिखनी है कि ड्यूडेनम पे कौन मिल रहा है, जेजुनम पे कौन मिल रहा है, फिर उनपे से कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, वो एंजाइम किसकी डाइजेशन कर रहे हैं। आपका क्लियर कट सिर्फ चार्ट में होना चाहिए सारा कुछ क्लियर। ओके, चलो। एलिमेंट्री किलान क्या होती है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है विच क्रम एक्सटेंड्स बनाने में फ्रॉम। आते होंगे मैम ये, हाँ जी। एक ग्लैंड मैंने क्रम बनाने में आते होंगे एग्जाम में ना मैम। नहीं, ग्लैंड्स क्रम में नहीं आते, पर उनकी जूसेस के बारे में आता है। वो क्यों आता है अच्छा। अभी मैं आपको बताऊंगी। उसमें क्या होता है, कुछ डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाती है कार्ब्स वगैरह की, ठीक है, सॉरी प्रोटीन वगैरह की कुछ डाइजेशन हमारी माउथ में हो जाती है, और कुछ हमारी नीचे जाके होती है। 30% माउथ में हो जाती है और 70% नीचे जाके होती है पेट में, मतलब इंटेस्टाइन वाली जगह पे, तो एब्डोमेन में मतलब। ठीक है, तो वो जो डाइजेशन है तो वो पूछता है टुकड़ों में कि ऊपर कितनी होती है और किसकी डाइजेशन होती है, नीचे होती है तो किसकी डाइजेशन होती है और कितनी परसेंटेज में होती है, ऐसे पूछेगा। और ये वाले ग्लैंड ने जूस कहाँ निकाला, ये पूछता है फिर आपसे, ठीक है। बाकी तो ये सब कुछ एब्डोमेन के अंदर ही बैठे हुए हैं, सारी मतलब ग्लैंड्स हमारे रखे हुए हैं, पर लेकिन वो कर कौन सा पहले आ रहा है जूस दे रहा है, कौन सा बाद में जूस दे रहा है। जो पहले आ रहा है वो किस चीज को तोड़ने के लिए आया है, बाद में जो आया फिर वो दूसरा किस लिए आया, क्या तोड़ने के लिए आया। तो इस तरह से वो क्रमबद्ध नहीं लिखने के लिए कहा है आपको, ठीक है। वो क्लियर है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जो मैं ये वाली बात बता रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है वो। बहुत बार आया, मैंने बहुत बार देखा है वो क्वेश्चन आया होगा। अच्छा, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कैनाल। ट्यूबुलर मींस एक ट्यूब जैसा, नली समा होता है, नली जैसा होता है, और ये एक्सटेंड करता है माउथ से एनस की तरफ, ठीक है। इसे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। जो यहाँ नहीं लिखा, मैं वैसे बता रही हूँ। एलिमेंट्री कैनाल इज अप्रोक्सीमेटली 30 फीट लॉन्ग इन ह्यूमंस, 30 फुट, सॉरी 30 फीट। ये इसका आप हाइट समझ सकते हैं कि कैसे कॉइल्ड होके सब कुछ बना हुआ होगा हमारी बॉडी के अंदर पूरा, कितना कॉइल्ड किया गया होगा। और जब इतना कॉइल्ड करा गया है, यानी कि जितना घुमा घुमा के रखा गया है, इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हर चीज को सिकोड़ सिकोड़ के करके रखा गया है ना, जैसे कि फोल्ड कर करके रखा हो, तय करके रखा हो जिस तरह, ठीक है, ऐसे करके रखा गया है। तभी इसके अंदर इतने सारे आपको वो दिखते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम गोले गोले से बनाते हैं एक्चुअल में स्ट्रक्चर में। एक्चुअल में होता तो ऐसा नहीं है, वो होता तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से है, राइट। अगर उसको स्ट्रेट कर दिया जाए, तो एलिमेंट्री कैनाल को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया जाए, सारी इंटेस्टाइन्स को मिला के सब कुछ करके इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया जाए, तो नियरली 30 फीट लॉन्ग बनता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या चीजें हैं पहले ये देख लो। माउथ से स्टार्ट हुआ, बक्कल कैविटी बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। फेरिंग्स, ये आप बिल्कुल नहीं बोलोगे कि ये गला है, ये नेजो है, ये ओरो है, ये लैरिंगो है, नहीं। लैरिंगो, नेजो, लैरिंगो, ओरो और नेजो, ये तीनों इकट्ठे आती हैं फेरिंग्स के अंदर। सब कुछ आएगा, एक हवा का पैसेज है, तो दूसरा हमारा खाने का पैसेज है, ठीक है। अब जो हमने खाना खाया फेरिंग्स के अंदर, गले के अंदर आया, गले से ईसोफेगस में गया यानी कि आहार नली में, देन स्टमक के अंदर गया यानी कि आमाशय में, देन गया इंटेस्टाइन्स के अंदर, ठीक है, आंतों के अंदर। अब ग्लैंड्स की बात होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स तीन तीन होते हैं, तीन पेयर है, तीन नहीं है, तीन पेयर है, ठीक है। एक लीवर हो गया और एक पैंक्रियास हो गया, ठीक है। ओ सॉरी। एक सेकंड, एक नतीजा हो गया क्या, नहीं ठीक है, इसके बाद यही है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसको भी डिवाइड करा गया है कुछ पार्ट्स के अंदर। क्यों मैम डिवाइड क्यों करा गया, इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से। जो ये काम कर रहे होते हैं ना, इनके काम करने की वजह से इनको डिफरेंट डिफरेंट कट्स के अंदर डिवाइड करा गया। किसको पहले हम देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे। ये नियरली 22 फीट होती है, और ये जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन नियरली 1.5 मीटर होती है। वो 7 मीटर लगा लो, और ये 1.5 मीटर लगा लो, तो टोटल में कितना हो गया, 8.5 मीटर टोटल मिलाएं दोनों का, तो इंटेस्टाइन को। ठीक है मैम, इसको लार्ज और स्मॉल क्यों कहा गया है, इस वजह से नहीं कहा गया क्योंकि स्मॉल तो 7 मीटर लंबी है, और जो लार्ज है वो तो 1.5 मीटर लंबी है।
तो इसका क्या, ये समझ नहीं आया इसको फिर लार्ज क्यों कहा? लार्ज इसके डायमीटर की वजह से कहा है। जो इसका डायमीटर होता है ना, वो काफी बड़ा होता है। किसका? लार्ज का डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन का। और स्मॉल का जो साइज है वो थोड़ा छोटा होता है, लंबाई नहीं, अंदर से उसकी जो मोटाई होती है वो थोड़ी छोटी होती है, इसलिए स्मॉल का है। ठीक है, इसको 3 भाग में बांटा गया, इसको इसको 2 भाग में बांटा गया। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वैसे होती है इसमें हमारे 4 भाग में होती है। ठीक है, 4 भाग जो होते हैं कोलोन के होते हैं। तो मोटा मोटा कहोगे 4 और 3, 7 भाग हो गए इसके। ठीक है, तो ये जो पहले देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जो बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट होती है हमारे स्टमक के बाद, मतलब स्टमक से बिल्कुल स्टार्ट होती हुई जो कौन सी जगह आती है, ड्यूडेनम आती है पहले, फिर जेजुनम, फिर इलियम। ये किसी ने मुझे बच्चे ने बताई थी एक, इसकी निमोनिक बड़ा थोड़ा सा ऐसा है, अगर आप लोगों ने याद करनी है निमोनिक याद करने के लिए, DJI की बजाय उसने कहा था दीदी जीजू इलू इलू। ठीक है, तो ये किसी ने बच्चे ने बताई थी, तो आई रियली फाइंड इट वेरी फनी। तो मुझे कई बार हंसी आ जाती है उसको याद करके। तो अब DJI को याद करने के लिए, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, और ये कितने मीटर लॉन्ग होती है? 7 मीटर लॉन्ग, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन कितनी होती है? 1.5 मीटर। पहला चरण जो होता है इसका सिकम होता है, ये सिकम होता है। ठीक है, दूसरा पहला जो सबसे पहला चरण उसका होता है। फिर आता है कोलोन। कोलोन में कैसे होता है? कोलोन में हमारी होती है एक असेंडिंग, ट्रांसफर, ये रही असेंडिंग, ये रहा सिकम, देन ये रही असेंडिंग, देन ये रही ट्रांसवर्स, देन ये रही डिसेंडिंग, ये जा रही है यहाँ पे। फिर सिग्मोइड। सिग्मोइड की तो थोड़ी सी एस शेप की होती है, इसलिए उसको सिग्मोइड बोला जाता है। थोड़ा सा एस शेप कर्व होता है इसका। देन आता है रेक्टम, देन आता है एनस। ठीक है, ये 7 पार्ट समझ आ गए? मैं 7 क्यों बताया ये भी समझ आ गया, क्योंकि मैं सब कुछ प्लस कर दिया, मैंने इसको डिवाइड नहीं करा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे चल के हम समझेंगे छोटी छोटी चीजों को। ओके, डाइजेशन इन द माउथ, हम मुख में ही पाचन शुरू कर देते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। ये नेजल चैम्बर होता है हमारा, ये ओरल कैविटी आ गई। इसमें वुल्वा होता है, उल्वा, और फेरिंक्स होता है। एपिग्लोटिस वही खाने की नली के लिए। अब ये क्या करेगा? हमारे विंड पाइप को बंद कर देगा जब हम खाना खा रहे होते हैं। ठीक है, ये ईसोफेगस आ गया पीछे की तरफ। ठीक है, जॉ आ गया मैस्टिकेटिंग के लिए। और यही लोअर जॉ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि सबसे हार्डेस्ट होता है, नॉट स्ट्रॉन्ग, हार्डेस्ट होता है ये हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम के अंदर। याद है ये वाली बात? एंड देन लिप्स। ठीक है, और टंग जो होती है वो हमारी हेल्प करती है इन सब के लिए, हमारे रसों को, इसको रस को, यानी कि जो टेस्ट है उसको, टेस्ट बर्ड्स जो हमारी जिह्वा के ऊपर होते हैं, जिन्हें हम आयुर्वेद में रस कहते हैं। 6 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है ना? ऐसा हम कहते हैं ना, आयुर्वेद में पढ़ते हैं 6 प्रकार के रस। कौन कौन से होते हैं? MALKTKS, यही होता है ना? मधुर, अम्ल, लवण, और कटु, तिक्त, कषाय। और थोड़ा सा इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे डाइजेशन का पार्ट में, जब मॉडर्न साइंस के हिसाब से पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, हल्का सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, पहला आएगा डाइजेशन द माउथ इज मैकेनिकल डाइजेशन। मैंने से पहले कहा था मैकेनिकल एंड केमिकल, तो बायोकेमिकल सॉरी। तो मैकेनिकल में शुरू हो गया डाइजेशन हमारे यहीं पर ही। ठीक है, मास्टिकेशन, मास्टिकेशन मतलब मीन्स चबाना। ठीक है, पाचन एंजाइम्स जो होते हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स द्वारा भोजन को तरल बनाते हैं। जब ये चबाते हैं ना, और जब नीचे की तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो जो सलाइवा है यानी कि लार है, ये सारी लार निकलती है। हम कहते हैं खाने को अच्छे से चबाओ। क्यों? क्यों चबाओ? चबाने का मतलब ये नहीं होता कि उसको सिर्फ पीसने का काम करना है, नहीं, सिर्फ ये रीजन नहीं होता। जब हम चबाते हैं ना, तो जो कुछ देर के लिए हमारे माउथ में खाना रहता है चबाते वक्त, तो वो लार निकलती रहती है। और वो जो लार होती है, उस लार में ही बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जो हमारा 30% डाइजेशन वही शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीजों का। हर चीज का नहीं, हर चीज माउथ में नहीं डाइजेस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें डाइजेस्ट होती है उसको भी देखेंगे अभी। ठीक है, प्रोटीन होता है, कार्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होती है, क्या क्या होता है उसको हम लिखेंगे। आपने ऊपर यही लिखना है कि ये सारे पदार्थ है। और उसको जो रेड मार्क आप कर देंगे जो माउथ के अंदर होता है। तो आप क्या करेंगे, जब माउथ का डायग्राम आपने बना रखा होगा ना, तो वो जो जो चीज डाइजेस्ट हो रही होगी उसको माउथ के ऊपर लिखोगे। क्या लिखोगे? माउथ के ऊपर लिखोगे, और उसके आगे लिखोगे 30%, 20%, 10%, जितना भी हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर? नोट्स ऐसे ही बनाने हैं, अदरवाइज याद नहीं होगा।
वरना पढ़ते ही रहोगे बार 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 बार, आपको रट्टे की तरह करना पड़ेगा, जैसे रटते हैं ना चीजों को, ऐसे हो जाएगा फिर वो। ठीक है, ओके। हमने फिर इसको स्वॉलो करा। अच्छा, जो माउथ में अभी हमने बनाया था उसको पीसा था, और बहुत सारे सलाइवा के साथ उसको मिक्स होने दिया, टाइम लगाया हमने उसको पीसते वक्त। आपने कई बार ये थ्योरी भी पढ़ी होगी 36 टाइम्स चबाने वाली, उसमें यही होता है। उसमें बहुत सारी लार बन जाती है, और लार की वजह से ना हर तो हम खाना बहुत महीन कर देते हैं चबा चबा के। जब महीन कर देते हैं तो लार ने क्या करा, अपना कार्य शुरू करा उसको तोड़ने का। अब जो वो नीचे लेकर जाते हैं ना, बाद में जो पिसा हुआ खाना होता है जो हम गले से नीचे लेकर आते हैं, उसको कहते हैं बोलस। क्या बोलते हैं उसको? बोलस। आएगा शायद नीचे ये वाला पॉइंट। अभी तो सिर्फ पार्ट्स पार्ट्स के बारे में बात हो रही है। उसको हम बोलस कहते हैं, वो जब नीचे जाएगा। ठीक है, इसको फिर जो नीचे जा रहा है ना, उसको स्वॉलिंग या डिग्लेशन कहते हैं। वैसे इसको कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इसको कहते हैं। ठीक है, जो भोजन निगलने का काम होता है, स्वॉलिंग, एंगल्फिंग, डिग्लेशन और पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, फिर केमिकल डाइजेशन हमने बता दी, रासायनिक जो डाइजेशन हो रहा है माउथ के अंदर हो रहा है, बिल्कुल। ये जो माउथ से नीचे आ गया ना, ये वो है दोनों। ठीक है, फिर भोजन को एंजाइम द्वारा क्रियाएं करवाई जाती हैं, जब नीचे भेज देते हैं तब। माउथ में तो हो गई जितनी लार की होनी थी। ठीक है, मैमल्स पहले गिने थे। मैमल्स में पाचन की शुरुआत मुख गुहा से ही हो जाती है, दांतों द्वारा चबाया जाता है भोजन को। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है हमारे यहाँ पे, और इस द्वारा स्रावित लार जो होती है इसके साथ मिलकर एक मिश्रित हो जाता है। डायबिटीज का एक मेजर कंपोनेंट है कि जो लोग खाना जल्दी जल्दी खाते हैं ना, उनके अंदर भी ये देखा जाता है कि खाने को पचाते नहीं है प्रॉपरली, उनको डायबिटीज होने का पक्का पक्का चांसेस मिलते हैं, जो लोग जल्दी जल्दी खाते हैं बिना ढंग से चबाए। ठीक है, ये आ गया बोलस। ठीक है, बोलस में क्या होगा? बोलस जो था निवाला, जो हमने जो खाना जो मैंने एक बाइट ली, चबाया अच्छे से, अब वो एक बाइट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है लार के साथ मिलकर, उसको बोलस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये पूछते हैं, ये एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज बोलस। ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज बोलस, ये पूछेंगे जो आपने खाना खाया है, जो माउथ में जो खाना पचता है और जो नीचे जा रहा होता है उसे क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बोला बोलस जो था वो लार के साथ मिलके नीचे आ गया। डेली सिक्रीशन होता है सलाइवा का नियरली 1 to 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर जो है सलाइवा नियरली हमारा डेली निकलता ही निकलता है। pH of saliva is 6.8, नियरली, और कहेंगे स्लाइटली एसिडिक। वाई एसिडिक? क्योंकि इसमें खाना पचाने का हमारी हेल्प करनी है। ठीक है, सलाइवा कंटेन्स स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम, और स्टार्च किस किस में पाया जाता है? अब आलू मत बोल देना, मैडम आलू के अंदर पाया जाता है। चावल में मैम। नहीं, इन सब में तो पाया जाता है। मैं तो वैसे पूछ रही थी कि और किसको कहते हैं स्टार्च, बेसिकली काउंट किसके लिए करते हैं। ओके, चले। सलाइवा में स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम होता है, उस एंजाइम को क्या कहते हैं? लिख लो कि उस एंजाइम को कहते हैं टाइलिन। स्टार्ट पी से होता है लेकिन इसको बोलते हैं टाइलिन है। ठीक है, टाइलिन एंड इक्वल टू स्लाइवरी इनटू अमाइलेज। ठीक है, स्लाइवरी एमाइलेज, इनटू मत कीजिए, स्लाइवरी एमाइलेज कहते हैं इसको। ठीक है, नोट, टाइलिन केवल राइप व कुक्ड स्टार्च पर ही अपना कार्य करता है। जो अनकुक्ड चीजें हैं या स्टार्च जो प्रॉपरली पकाया नहीं हुआ, खाना जो पकाया ठीक से पकाया नहीं होता, कहते हैं खाने को अच्छे से पकाओ, जलाओ नहीं, पकाओ। तो उससे क्या होता है, हमारा जो कुक्ड स्टार्च जो होता है उसको पचाने के लिए फिर टाइलेंट निकल पाता है, अपना काम कर पाता है, मतलब वो तभी तोड़ पाएगा उसे, अदरवाइज वो तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, ये रॉ स्टार्च या कच्चा स्टार्च को नहीं पचा सकता, उसको तोड़ नहीं सकता, भेद नहीं सकता उसको, इस वजह से। ठीक है, स्टार्च इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट। लिखो, जहां आपने डायग्राम बनाना होगा माउथ में, यहाँ पे लिखोगे आप कार्बोहाइड्रेट्स। क्या लिखोगे? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या लिखोगे? मुझे बोल के बताओ, मैसेज नहीं लिखूंगी मैं। कार्बोहाइड्रेट। हाँ, लिखोगे ना उसके अंदर, नीचे कहीं और नहीं लिखना। जो जो चीजें पच रही है और कहाँ पच रही है, हम उसी जगह पे उसका नाम लिखोगे। ओके, उसी एरिया में उसका नाम लिखोगे। ठीक है, फिर आप लिखोगे कि किससे तोड़ा जा रहा है उसको, उसके आगे लिखोगे कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है किससे? टाइलिन से। और फिर एक और साथ में लिखोगे, टाइलिन के ब्रैकेट में लिखोगे स्लाइवरी एमाइलेज, उसके ब्रैकेट में। ठीक है, हो गया? क्लियर हो गया? और जो कार्बोहाइड्रेट का है, नीचे आप ये अपनी समझ के लिए भी लिखते हो और वैसे भी, कि जो अमाइलेज है वो किसको पचाएगा, या टाइलिन किस पे काम करेगा? कुक्ड स्टार्च पे, नॉट रॉ
स्टार्च पे, ठीक है, कुक्ड स्टार्च पे अपना काम करेगा ये थोड़ा सी मनमर्जियाँ कर रहा है अपनी, करने दीजिए इसको आज। थोड़ा सा तंग करने की इसका मन कर रहा है मेरे लैपटॉप को, थोड़ा सा तंग होने देते हैं इसको, कि करो करो, हम भी तंग नहीं होंगे, हम भी योग वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, हम तंग नहीं होंगे। तो स्टार्च जो है वो टालिन ने तोड़ा उसको, ठीक है, और फिर माल्टोस से बना माल्टो ट्रायोस प्लस 2 लिमिट, गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, 1 मिनट। ये जो होता है टाइलिन माल्टोस को तोड़ता जरूर है ऐसा करके, पर यहाँ ये थोड़ा सा इन्होंने गलत लिखा होगा इसके अंदर, स्पेलिंग मेरा मिस्टेक्स है, मैं इसको ठीक करती हूँ, ठीक है, करती हूँ, मैं बताती हूँ मैं आपको इसमें क्या लिखा है, जो हमारे माउथ में जो जो चीजें टूटती हैं उसके बारे में। एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी, ओ मैं यहाँ पे बोल रही थी, ठीक है, जो है स्टार्च टालिन और मैल्टोज का होता है, ये मुझे नहीं ध्यान आ रहा ये क्या है, और ये फॉर श्योर स्पेलिंग मिस्टेक्स है, मुझे नहीं ध्यान आ रहा ये क्या लिखना चाह रहे थे और ये क्या लिखा हुआ है। मैं एक बार देखती हूँ उसको ठीक से एक बार, ये क्या है, ओके। तो फिलहाल अभी आप इसको इस टॉपिक तक यहाँ तक रखोगे, यहाँ तक माल्टोस तक याद रखोगे, ठीक है, ओके। बकल कैविटी जो होती है केवल स्टार्च का 30% डाइजेशन करती है, जो मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट, और बाकी का 70% पार्ट जो होता है वो डाइजेशन का स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर होता है, कहाँ, पेट में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है, ठीक है। सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स एंटीबैक्टीरियल एंजाइम लाइसोसोम, ठीक है, वॉर्म पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मारता है, जो वॉर्म्स हैं, वार्म नहीं है, वॉर्म्स है, ठीक है, वॉर्म बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनको मारता है ये, कौन, हमारा जो लाइसोसोम होता है। इसलिए मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि हमारे माउथ में फर्स्ट आर्मी स्टार्ट हो जाती है, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ भी ऐसी इन्फेक्शन है जो हमारे गले से नीचे ना उतरे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वहीं के वहीं खत्म कर दी जाती है, मार दी जाती है। जो लोग स्पीड से खाना खाते हैं ना, एक तो ये प्रक्रिया जो होती है वो डायरेक्टली उनके स्टमक तक पहुंच जाती है, ठीक है, लेकिन प्रक्रिया हो जाती है, मतलब कि जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड चीजें जो भी होती है वो डायरेक्टली एलिमेंट्री ग्लैंड के अंदर एंटर कर जाती है, अगर वहां ठीक से चबाया ना जाए तो वहीं वो मार नहीं पाती उसे, ठीक है। एबनॉर्स ग्लैंड यानी की दृष्टि से डोर्सल सरफेस पर होती हैं ये, इसमें से एक एंजाइम का स्राव होता है जो कि लिंगुअल लाइपेज एंजाइम जिसे कहते हैं, परंतु यह एंजाइम माउथ कैविटी में इनएक्टिव होता है, यानी कि माउथ से ना जब खाना मिला, खाने को चबाया, ये लार उस पे चिपक गई, जब ये लार यानी कि बोलस बन गया ना, वो जब पेट के अंदर जाएगा ना, वहां जाके अपना काम करेगा, डायरेक्टली वहां मुंह पे बैठ के काम नहीं करता। जो ऐसी चीजें होती है ये सुप्त अवस्था में होती हैं, कहाँ, जब माउथ में थी तो ऐसी सुप्त अवस्था में थी, अब ये जागृत अवस्था में तब होती है जब वो HCl के साथ मिल जाती है, किसके साथ, HCl के साथ जब मिल जाती है, स्टमक में गया और ये एक्टिव होकर फिर डाइजेशन करता है, ये स्टमक में जाने के बाद किससे मिल जाता है, यहाँ पे HCl से मिलता है, ठीक है, तब जाके वो अपना कार्य फिर से स्टार्ट कर देता है, उसको पचाने का कार्य करता है, हेल्प करता है, ठीक है। फिर ट्राइग्लिसराइड्स 30% और लिंगुअल लाइपेज जो होता है वो फैटी एसिड्स का, और 1 और 2 डाई ग्लिसराइड होता है, ये डाइग्लिसराइड को ऐसे स्पेलिंग से थोड़ा सा मुझे भी डर लगता है, सॉरी, पर डाइग्लिसराइड को वहां पे ये पचा देता है, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है यहाँ तक।
प्लीज क्लियर करें। ओके, गुड। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा यहाँ पे किस किसका क्या कितना वो डाइजेशन कर रहा है। ये साथ साथ में अगेन कह रही हूँ, ये पूछे जाते हैं 30%, 20%, 1%, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन की क्लास हो चुकी है ना? यस मैम। आप इस बार जब आप पढ़ोगे ना चैप्टर ये वाला डाइट एंड न्यूट्रिशन का जो पूरा आपका है यूनिट है, वो इसके साथ पढ़ोगे। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा आपको क्लियर होता जाएगा, मतलब पक्का हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है। हम्म, ये। अब तक तो हमने चबा लिया, इसोफेगस में भी ले गए, इसोफेगस से हम नीचे तक ले गए। इसोफेगस में जब खाना नीचे लेके जा रहे थे ना, इसमें नहीं दिखाया हुआ वैसे है, ये आगे की नोट्स में है, मेरे को पता है। तो जब नीचे खाना लेके जा रहे थे तो उसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, खाने को नीचे धकेलने का जो मूवमेंट होता है। ठीक है, वो करते 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 नीचे आ गया। नीचे आया तो वहां और एक स्पिंडल होता है, सॉरी एक बॉल्व होती है, क्या कहते हैं उसको, सॉरी स्पिंडल होता है, ईसोफेजियल स्पिंडल होता है। कहाँ लगा हुआ होता है? यहाँ पर, ईसोफेजियल स्पिंडल यहाँ लगा हुआ होता है, स्टमक और ईसोफेगस के जस्ट इधर। तो ये क्या करता है, खाने को ना ऊपर नहीं आने देता। ये स्पिंडल जो होता है खाने को ऊपर नहीं आने देता, जो बोलस नीचे तक हम लेके गए थे ना, उसको नीचे नहीं आने देता और वापस ऊपर नहीं आने देता। ईसोफेगस में दोबारा ऊपर नहीं फेंकता। एक सेकेंड, मैंने कहा ना थोड़ी सी मनमर्जियां कर रहा है कंप्यूटर, तो करने देते हैं, कितनी ज्यादा तंग कर लेगा, हम भी तंग नहीं होंगे। ठीक है, तो इसने क्या करा, ईसोफेजियल स्पिंटर ने यहाँ पे लगा होता है, जहाँ ग्रीन एंड येलो मिल रहे हैं ना, यहाँ होता है ईसोफेजियल स्पिंटर। ये खाना यहाँ चला गया, जब एक बार चला गया है ना तो वापस नहीं जाएगा। अगर किसी का वापस जा रहा है तो इस स्पिंटर में प्रॉब्लम आ रही है। और वो खाना जब ऊपर जाएगा तो क्या होता है, यहाँ तो HCl के साथ मिल जाता है, HCl जैसा, और खाना वो एसिडिक वाला खाना जो वापस ऊपर मुड़कर आएगा, क्योंकि अभी तक हम माउथ से लेकर नीचे इसोफेगस तक जाए थे, वो एसिडिक नहीं था। अब लेकिन ये HCl का खाना मिल गया, ये एसिडिक होकर जब वापस इसोफेगस की लाइनिंग में ऊपर वापस आता है ना, तो नियर टू हार्ट, यहाँ ये बर्निंग वहां तक पहुंच जाता है, तो एक बर्निंग इफेक्ट होता है, खट्टे डिकार आना, थोड़ा वॉमिटिंग जैसा सा लगना, कि माउथ में थोड़ा खट्टा खट्टा सा अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, उल्टी सी लग रही है आने को, हार्ट बर्निंग लग रहा है। ठीक है, बड़ी जलन सी हो रही है, कई बार सुना होगा खट्टे डिकार आ रहे हैं। ये जो साइड टर्म्स होती हैं वो इस टाइम पे यूज करी जाती हैं जब ऐसा होता है। हालांकि ये खराब नहीं होता, पर कुछ केसेस में ऐसा होता है, जब व्हेन यू ईट समथिंग वेरी एसिडिक, आइदर इन दैट केस, या फिर खाना खाते ही या तो तुरंत ही वो इंसान चल पड़ा, उसने पचने का टाइम नहीं लिया, या उन्होंने कोई एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी। कहते हैं खाना खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं करते, तो ऐसे वो खाना वापस ऊपर आ जाएगा। और भी रीजन हो सकते हैं इसके, एक्सटर्नल फैक्टर्स इसके अंदर बहुत सारे, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड करे जा सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरनल फैक्टर्स में बस ये होता है कि अगर ये स्पिंटर थोड़ा सा अपनी तरफ से ही वैसे खराब होता जा रहा है तो खाना ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक बार जो स्टमक है, मैंने आज ही बताया था जब हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था, मैंने कहा था कि स्टमक की बॉडी जो होती है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, दैट इज फंडस बॉडी, एंड देन पाइलोरस। ठीक है, पाइलोरस तो बाद में स्टार्ट होता है, कार्डिया, ये रहा, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंड देन पाइलोरिक एंड्रियम, एट्रियम। ठीक है, तो ये यहाँ से पूरा ऐसे पूरी बॉडी बन रही होती है, एंड देन पाइलोरिक कैनाल जो होती है ना, यहाँ तक इसको आप समझ सकते हो, ये जो बिल्कुल एज वाला पार्ट होता है, ये पाइलोरस तो यहाँ पे हो रहा है, पर ये जो पाइलोरिक कैनाल है ना, इस पे यहाँ पे भी एक हम कट मारते हैं, एक यहाँ पे भी एक स्पिंटर होता है। ठीक है, और ये स्पिंटर बहुत जरूरी होता है जब हम कुंजल करते हैं, जब हम कागासन में बैठते हैं ना, कागासन में बैठ के कुंजल करो, हम बोलते हैं ना कागासन में बैठिए फिर पानी पीजिए, क्यों कागासन क्यों बोलते हैं? ये जो लॉक होता है ना, हम नॉर्मल बैठेंगे तो ये लॉक नहीं लगता, लेकिन जब हम कागासन में बैठते हैं तो ये लॉक लग जाता है। ठीक है, आप देखिए कि धौती क्रिया जब करनी होती है, जब हमने कुंजल क्रिया करनी होती है, तो पानी हम बैठ कर पीते हैं, उसका मीनिंग यहीं से निकल के आता है। पहले जब हम इसको लॉक लगा देते हैं, किसको लॉक लगा देते हैं? पाइलोरिक स्पिंटर का लॉक यहाँ पे लगा देते हैं। एक सेकेंड, ओके, थोड़ी सी मनमर्जी हो रही है, नहीं करने देंगे हम। ठीक है, पहले आया कार्डियक, ये रहा जो बिल्कुल इसोफेगस के बाद आता है, देन फंडस,
जो ऊपर वाला भाग आता है, और यहाँ तक कभी कुछ पहुंचता नहीं है वैसे, ठीक है। खाना जो बनाता है यहाँ तक नहीं पहुंचता। हाँ, जो ठूस ठूस के भरते हैं, खाना खाते हैं ना बिल्कुल ठूस ठूस के, उनके लिए बड़ी अच्छी चीज है ये, यहाँ तक खाना पहुंच जाता है फिर, ठीक है। फिर आता है बॉडी, जिसमें एक्चुअल में खाना डिलीवर होता है ईसोफेगस से, ठीक है। फिर आता है पाइलोरस, ये हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। पाइलोरस एरिया आ गया यहाँ पर, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, आहार नली का सबसे ज्यादा फैला हुआ भाग जो होता है, सबसे ज्यादा फैला हुआ भाग होता है, मतलब ये कंटिन्यूएशन में है ईसोफेगस, एंड देन वो खुल जाती है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। तो एकदम से एक बहुत सारा सरफेस एरिया मिल गया, मतलब बहुत सारे खुला एरिया मिल गया, तो ये फैला हुआ भाग माना जाता है उसका। ये इसोफेगस बस स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये उदरीय गुहा में लेफ्ट अपर साइड में डायफ्राम के बिल्कुल ठीक नीचे पाया जाता है। स्टमक जो होती है एक मस्कुलर ऑर्गन होती है, एक मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है हमारा, ठीक है। लेकिन ये वॉलंटरी या होता है या इनवॉलंटरी, ये इनवॉलंटरी इन नेचर होता है, क्योंकि हमारा कार्य नहीं है इसको हिलाना या इसमें कोई मूवमेंट करवाना, ठीक है। ये जे शेप का होता है, यहाँ से देख रहे हैं आप, ये जे बना हुआ है ना, ये ऐसे ये जे बन रहा है, यहाँ तक सोचिए, सिर्फ यहाँ तक का, यहाँ तक देखिए, सिर्फ अगर ये लग रहा है जे जैसा है, इसको जे शेप बोलते हैं। जो ओब्लिक पोजीशन में होता है, मतलब थोड़ा तिरछा पड़ा हुआ होता है, और एम्प्टी पोजीशन जो होती है तिरछी होती है, जो पाया जाता है, और एम्प्टी पोजीशन जो होती है तिरछी है। खाना आने पर इसकी पोजीशन थोड़ी सी बदल जाती है, थोड़ी सीधी सी हो जाती है, ठीक है। इसके निचले कन्वेक्स पर ऊपरी कॉनकेव होता है, नीचे से थोड़ा सा पतला होता जा रहा है, ऊपर से थोड़ा मोटू मोटू हो रहा है, सॉरी, ऊपर से पतला होता जा रहा है, नीचे से मोटू मोटू होता जा रहा है, ताकि उससे खाना आगे पहुंचाना है, इसलिए भाग को क्रिएटर कर्वेचर और लेसर, यानी ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर कहते हैं। किसको? ग्रेटर कर्वेचर व लेसर कर्वेचर कहते हैं, जब इसकी पोजीशन बदलती है तब, और जब इसकी ये वाला एरिया है, इट्स अ ग्रेटर कर्वेचर एंड इट्स अ लेसर कर्वेचर, ठीक है। कॉन्वेक्स का जो भाग है वो ग्रेटर कर्वेचर का आता है, और जो कॉनकेव वाला भाग आता है वो लेसर कर्वेचर का आता है, यानी कि ये दिस इज वन द इज अ कॉनकेव वन एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स, ठीक है। जैसे हमारे चश्मे में भी दिखते हैं ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स। क्लियर हो गया ये था पूरा स्टमक का, इजी था, इसमें तब तक कुछ आया ही नहीं, ठीक है। ओके, ह्यूमन स्टमक में दो स्फिंक्टर्स होते हैं, ये रहा ईसोफेजियल, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और ये आप यहाँ पे आके पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो मैंने अभी आपको पूरा समझा दिया था बात, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे पानी है, नोसिया एंड ब्लोटिंग जो होती है वो यही इसी की वजह से होती है। जो लोग बेवक्त खाना खाते हैं ना, बेवक्त, खा लो रात के 2 बजे, खा लो रात के 3 बजे, पार्टीज पे जाना है, खाओ बहुत अच्छे से खाओ, केक भी खाओ, सब कुछ खाओ, नॉनवेज खाना है नॉनवेज भी खाओ, जो कुछ भी खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बे टाइम खा रहे हो ना, तो ऐसे ब्लोटिंग होती ही रहेगी बार बार, पेट फूला फूला सा रहेगा। जो आम बात की प्रॉब्लम होती है ना, वो भी यहीं से शुरू होती है, तो गैसेस बन जाएंगे एंड इट बिकम्स लाइक का वायु को गोला जिसे कहते हैं, वो सब शुरू हो जाता है बेवक्त खाना खाने की वजह से। इतना पार्ट हमें खाली छोड़ना होता है, ये हम सब जानते हैं, कि हम हठयोग प्रतिपिका और गैर संहिता में पढ़ते आ रहे हैं कि हमें 1/4 भाग या फिर आधा भाग हमें खाली छोड़ना होता है। आयुर्वेद कहता है आधा खाली छोड़ो, और हठयोग प्रतिपिका वगैरह में क्या लिखा है, उसमें लिखा होता है कि 1/4 भाग हमें खाली छोड़ना होता है, यही लिखा होता है, ठीक है। इसमें दो स्पिंटर से हमने देख लिया, कार्डियक स्पिंटर और कार्डियक वॉल, पाइलोरिक स्पिंटर और पाइलोरिक वॉल, इसको कार्डियक स्पिंटर भी कहते हैं इसोफेजियल को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ना कार्डियक, कार्डिक पार्ट हमारा उसका शुरू हो जाता है स्टमक का, इसलिए ऊपर वाला भाग तो यहाँ पे ये वाला भाग हल्का सा था, फंडस था। ये जो शुरू होता है ना इसोफेगस और स्टमक का जो मिलने वाली जगह होती है वो कार्डियक वाली होती है, और इसी को इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं, इसी को ही कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, या कार्डियक वॉल्व है ये, वी ओ नहीं है, VAL है, वॉल्व, ठीक है। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये पाइलोरिक वॉल्व, ये वाला एरिया आ गया, ठीक है। ये फूड जो वॉल्व होती है, फूड को वापस ना जाने के लिए होती है, यूनि डायरेक्शन होती है, क्या लिखोगे, यूनि डायरेक्शन, यानी कि एक तरफा रास्ता होता है, ये एक तरफा के रास्ता है ये वाला। यूनि डायरेक्शन को वैसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, वन वे, एक वन वे भी समझ सकते हैं इसको, वन वे से भी समझ सकते हैं, वैसे ये है तो वन वे इंग्लिश वर्ड, पर मुझे हिंदी याद नहीं आता, वन वे भी बोलते हैं इसको, यूनि डायरेक्शन को, ठीक है। तो कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है वो कहाँ लाई करता है, बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्टमक, ठीक है। अपालोरिक बिटवीन द पालोरिक स्टमक साइड एंड द ड्यूडेनम, ठीक है, उन दोनों के बीच में। यहाँ से जैसे ही हम क्या स्टार्ट हो जाता है, ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नोट,
खाली स्टमक में कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं जिन्हें गैस्ट्रिक रूगे कहता है, यानी रूगेस कहते हैं। रिंगल्स टाइप के होते हैं, ये झुर्रियों की तरह नजर आते हैं। ये जो दिख रहे हैं एक्चुअल में ऐसे ही होते हैं। जैसे किसी की स्किन होती है ना ढिलकी ढिलकी सी, उसके अंदर बहुत सारे आप कट्स बने हुए होते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल देखने में ये ऐसा ही लगता है जब ये खाली होता है। और ये भी बड़ा सुंदर तरीके से इन्फ्लेट करता है, सॉरी, हाँ इन्फ्लेट करता है। जैसे लंग्स करती है ना खाना भरने पे, ऐसे पूरा फूल जाता है खाना भरने पर। और जब खाना निकला होता है बिल्कुल ऐसा पिचक सा जाता है, और सिर्फ झुर्रियों वाली स्किन जैसा ऐसा ऐसा सा दिखता है ये। कभी शायद किसी ने नोटिस करा हो काबुल साइड पे, या कभी ऐसी मूवीज में कभी किसी ने नोटिस करा हो, तो वो एक पानी की बोतल लेके घूमते हैं साइड में, काबुल साइड पे दिखाते हैं कभी कभी। छोटी सी चमड़े की बॉटल सी बनी होती है, जे शेप की बनी होती है। नोटिस करी कभी किसी ने पुरानी मूवीज कभी देखी हो? जो यहाँ पे ओल्ड है उनको पता होगा ये वाली बात। वो बिल्कुल ऐसे ही पानी की बोतल की तरह ही दिख। ठंडा पानी रहता है मैम उसमें, और ठंडा रेगिस्तान पानी, एरिया में, हाँ रेगिस्तान जी, एरिया। बिल्कुल। वहां पे, और उसमें क्या होता है, वो ऐसी जे शेप की होती है, बिल्कुल उसी तरह की बनी हुई होती है। और उसमें भी जब उसका भी कभी नोटिस करना, उसमें पानी भी भरते थे ना पहले के टाइम पे, वो भी ऐसे पतली सी हो जाती थी, फिर जब पानी भरते तो ऐसी फूलती जाती थी वो भी। ठीक है, ओके। रिंकल्स, रूगेज हो गया। अच्छा, ये रूगेज का ना एक काम और भी होता है। एक सेकेंड। ये रहा, ठीक है। तो ये रूगेज का जो काम होता है ना, रूगेज का काम क्या होता है, ये एक और चीज का काम करते हैं। खाली भी तो चलो ठीक है, ऐसे है ये सब कुछ, लेकिन ना इस रूगेज का काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा खाना को वहां पे खाने को पचा सके, गूंद सके, और उसको आगे की तरफ धकेल भी सके। ये रूगेज जो होते हैं ना, इसके काम करते हैं। ये जो उतार चढ़ाव जो होते हैं वाले, इसी के काम आते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया जितनी भी जगह पे कभी भी नोटिस करना ना, पूरी बॉडी में जहां जहां ऐसे उतार चढ़ाव वाली चीजें मिलेंगी ना, वो सिर्फ सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए मिलती है। ठीक है, छोटी जगह पे ज्यादा सामान आप कैसे रख सकते हो जब आपने उसको प्रॉपरली फोल्ड करके रखा हुआ हो? तो ये फोल्ड्स जो होते हैं वो इसी वजह से काम आते हैं। प्लस इन फोल्ड से निकलते हैं जूसेस भी। ठीक है, ओके। जितने भी फोल्ड्स होते हैं इनमें से जूसेस निकलते हैं। यदि एम्प्टी स्टमक में गैस्ट्रिक रोगे जो होते हैं, झुर्रियां नहीं पाए जाए, तो यह कैंसर का प्रथम संकेत भी होता है। यानी कि इतने ज्यादा सेल म्यूटेट कर रहे हैं कि अब वो, मतलब वो देख नहीं पा रहे कि अब वो बिल्कुल सॉफ्ट लाइनिंग होनी शुरू होगी, उससे खाना शुरू कर दिया वहां पर उस एरिया को। तो ये सबसे पहले निशानी भी देखी जाती है। तो स्टमक कैंसर कई लोगों को होता है, और कईयों को तो पूरा स्टमक ही बाहर निकालना पड़ता है। एंड दे कैन लिव विदाउट स्टमक। ऐसा नहीं है कि स्टमक के बिना नहीं रहा जा सकता है। ठीक है, जब जब स्टमक में फूड भर जाता है, तब ये रूगे अपने आप गायब भी हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई स्किन अगर ढिलकी ढिलकी सी होगी, मान लो जो कोई चीज है बिल्कुल ढिलकी ढीली ढीली सी पड़ी हुई है, जैसे आप उसमें डाल दोगे तो बिल्कुल फूल सी जाती है ना। गुब्बारा भी होता है, जैसे जब बिल्कुल न्यूली गुब्बारा होता है, उसको फुला दो तो कोई दिक्कत नहीं है। फुला के एक बार फुलाने के बाद उसको छोड़ दोगे तो अजीब अजीब से उसपे भी फोल्ड्स आए हुए होते हैं। फिर दोबारा फुलाओगे फिर ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा छोड़ोगे फिर उसपे वो फोल्ड्स दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली इसके अंदर भी ऐसे ही होता है। जब खाना नहीं होता ना पेट के अंदर, तब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ जूसेस हमारे पड़े हुए रहते हैं। जब खाना नहीं होता, उसे फास्टिंग जूसेस भी कहा जाता है, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं बता रही हूँ। उसे फास्टिंग जूसेस भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो बता दिया ना। नहीं, जब भोजन यहाँ तक पहुंचा इस स्टमक के अंदर, इसके अंदर मंथने का यानी कि मथने का, यानी कि जो गूंथते हैं ना, जैसे आटा गूंथते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही करता है, वो काम करता है। इसको कहते हैं चर्निंग। क्या बोलेंगे? चर्निंग। जो इसको मथने का या गूंथने का जो काम करते हैं वो टर्निंग बोलते हैं। जैसे दही को मथा जाता है, बिल्कुल वैसे ही होता है, ताकि सभी पदार्थ, रस, भोजन अच्छे से निकल जाए। चटनी बनाते हैं ना, चटनी को एक चीज से पीसते हैं और उसमें से फिर रस निकलना शुरू हो जाता है, राइट? ऐसे ही होता है, इसको भी एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं। फिर इनका केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाएगा। केमिकल डाइजेशन कैसे शुरू होगा? कि जिसमें प्रोटीन का पाचन सबसे शुरू होगा और वसा का पाचन शुरू होगा। किसका पाचन शुरू हो रहा है यहाँ पे? लिख लो पेट के ऊपर, प्रोटीन का और लिपिड का। ठीक है, कार्डियक पार्ट जो होता है, क्योंकि यह हृदय के नीचे समीप पाया जाता है, इसलिए स्टमक के इस भाग को कार्डियक कहा जाता है। फंडस वाला जो एरिया होता है वो बिल्कुल जो ये हमारा जो पाया जाता है, जिस तरह से जे शेप है ना, जे शेप का जो पीछे वाला भाग होता है ना, ये फंडस वाला। यहाँ तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे वैसे भी कुछ नहीं पहुंचता, तो ये थोड़ा सा तिरछा पड़ा हुआ होता है, ये भी हमने भी पढ़ा था। तो ये वाला जो भाग आता है ना बॉडी वाला, सॉरी, ये वाला जो भाग आता है ना, ये थोड़ा सा नियर टू स्टमक होता है। तभी तो जब ये खाना ऊपर की तरफ फेंकता है,
तो हमें हार्टबर्न जैसा फील होता है ना, यहाँ पे छाती में बड़ी जलन जलन सी होती है, बड़े खट्टे टिकार आ रहे हैं। तो वो इस वजह से होता है कि इसोफेगस में जब वो खाना ऊपर की तरफ फेंक देता है, पहले ही वो कार्डियक के पास था, ऊपर से इसोफेगस के पास पहुंचा दिया, अब इसोफेगस भी थोड़ी जलनी शुरू हो जाती है, एंड इट इज नियर टू द हार्ट। जो हमारा विंड पाइप है वो आगे की तरफ होता है, इसोफेगस उसके पीछे होता है, और उसके पीछे होता है हार्ट। क्लियर हो रही है ये वाली बात? इसलिए बर्निंग इफेक्ट होता है जो थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसलिए ये ज्यादातर अब जितने भी वृद्ध आदमी हैं, वृद्ध औरतें हैं, मतलब जितने भी वृद्ध लोग होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, ये देखा जाता है जनरली उनके साथ, ये ऐसा होता है क्योंकि वो खाते हैं और सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। वो खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए, तो कोई मूवमेंट नहीं हो पाती, तो खाना नीचे नहीं पहुंच पाता, वहां ठहर नहीं पाता। ठीक है, फिर फंडस वाला भाग जो होता है, ये एयर व गैस भरी होती है फंडस वाले भाग में। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे कुछ नहीं होता, पहुंचता ही नहीं यहाँ तक। तो इसमें इसको कहते हैं हम एक चौथाई भाग जो खाली छोड़ना है। आयुर्वेद कहते हैं ना, आधा आधा खाली छोड़ो, इतना खाओ, और खाना ही नहीं है। क्यों खाना है इतना सारा? ऊपर तक भर के क्या खाना है? ऊपर तक भर के खाओगे तो वहां तक एयर नहीं रह, एयर की जगह खत्म होती जाएगी, हमें मतना भी अच्छे से। ठीक है, ये स्टमक का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया फंडस का। देन बॉडी पार्ट, बॉडी वाला पार्ट जो होता है स्टमक का, वो कैसा होता है? ये अमाशय का मध्य मुख्य गुंबद द्वार जैसा होता है। ये आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा ये यहाँ से यूं गोलाई में आ रहा है ऐसे, ये गोलाई वाला पार्ट है। ये इस गोलाई वाले पार्ट को गुंबद की तरह होता है, इसलिए इसको बॉडी वाला पार्ट जो कहा जाता है। ठीक है, पाइलोरिक यानी कि पाइलोरस जो है, ये अमाशय का पश्चिम भाग है, पृष्ठ भाग है, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर व ड्यूडेनम में जुड़ता है। यानी कि जैसे ही यहाँ से आखिरी वाला भाग आया इसका स्टमक का, जिसको हम पाइलोरस बोल रहे हैं, ये सीधा ड्यूडेनम में खुलेगा, और ड्यूडेनम के पीछे बैठी हुई होती है हमारी पैंक्रियास छुप के। ठीक है, अभी दिखाएंगे पाइलोरिक पार्ट। इसके ये पाइलोरिक पार्ट जो होता है, इसमें एंट्रम कैनाल होती है एक, और पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। जो कैनाल होती है ओपन इन द ड्यूडेनम, अब ये कैनाल ही जा रही है ना, एक ट्यूब सी जो जा रही है, अब इसके अंदर ऐसे ही जा रही है। ठीक है, इसको बोल दिया एंट्रम कैनाल, और पाइलोरिक स्फिंक्टर यहीं पे होती है, ड्यूडेनम और उनके बीच में पाई जाती है। इसी पे ही मैंने अभी आपको बताया, कुंचल करते वक्त इस लॉ को लगाया जाता है कागासन में बैठ के। इसलिए कागासन, सॉरी, जो कुंचल होता है खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, बैठकर नॉर्मल पानी नहीं पीना चाहिए, आपको कागासन में बैठकर ही पानी पीना होता है। क्यों जी, यहाँ बैठ के क्यों पानी पीना होता है? क्या वजह है इसकी? क्योंकि पानी जब अगर हमने पिया, वो अगर चला गया पाइलोरस से पास होके ड्यूडेनम में, तो उसका पाचन क्रिया शुरू हो जाएगी। तो हम कर ही क्यों रहे हैं फिर उसको? हमें तो जूसेस, जितने भी नेगेटिव जूसेस हैं, जो एक्स्ट्रा जूसेस हैं, जो बाइल है, हमें तो उसको फेंकना है बाहर। इस वजह से वहां पे क्या होता है, हमें उसको निकालने के लिए हम कुंजल की क्रिया करते हैं, या व्याघ्र क्रिया भी बोलते हैं उसको। दूसरी जो खाना खाने की कुछ घंटे बाद करी जाती है, उसको व्याघ्र क्रिया भी इसलिए करी जाती है। उसमें पानी पी के भी ऐसे ही निकाला जाता था कि जितना भी फूड स्टफ था ना यहाँ पे जो था ना, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, और जितने भी जूसेस यहाँ पड़े हुए हैं जो उसकी बॉडी को जला ना दे, तो ही इसलिए हम इसके अंदर उस पानी को फिर वॉमिटिंग के थ्रू बाहर फेंकते हैं। तीसरी चीज, जो एसिड्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, एक एडवर्स इफेक्ट क्या शो करते हैं, वो हमारे खाने को ना धीरे धीरे, जो हमारे सॉरी स्टमक की लाइनिंग है उसको जलाने का काम करते हैं, पतला पतला कर देते हैं। तो उसको पढ़े रहना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और चौथी चीज, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, बड़ी भारी गलती करते हैं, वो बार बार कुंजल करते हैं। एक बार कर लेते हैं, येलो वाला पदार्थ निकला, ठीक है, उनको लगता है और निकलेगा, फिर से कुंजल करते हैं, फिर से पानी पियेंगे, फिर से कुंजल करेंगे उसी दिन, सेम उसी के साथ ही। एक बार कर लिया, उसी वक्त ही दूसरी बार करेंगे, फिर तीसरी बार भी कर लेते हैं। कुछ तो और भी ज्यादा तेज होते हैं, वो और 3 बार कर लेते हैं। उससे क्या होता है, इसकी लाइनिंग, जो म्यूकस जो निकल रहा था ना इसके अंदर यहाँ पर, ताकि इसकी लाइनिंग जले नहीं, इसकी लाइनिंग जले नहीं, क्योंकि HCl रखना होता है, इसलिए म्यूकस की अच्छी खासी एक मोटी परत बन जाती है। तो बार बार वॉमिटिंग करने की वजह से वो म्यूकस के सारी लेयर बाहर निकल जाती है, और वो इतनी खाली हो जाती है कि जो HCl है उसको मौका मिल जाता है नीचे की लाइनिंग को जलाने का, उसको सड़ा देने का। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट भी कर लिया। ये तो हम कर चुके हैं। ओके, अमाशय में जो भोजन होता है 4 से 5 घंटे तक संग्रहित रहता है। कितने घंटे तक रहता है? नियरली 4 to 5 hours तक रहता है इसके अंदर। ठीक है, और भोजन अमाशय में अम्लीय यानी कि गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से यहाँ पे मंथन होता रहता है। कहते हैं ना कि जैसे कि अगर आप आटा गूंद रहे हो,
तो ऐसे तो गूंदोगे नहीं, कुछ पानी भी चाहिए होता है, कुछ लोग तो उसके अंदर दूध भी मिलाते हैं, कुछ घी भी मिलाते हैं। तो डिपेंड सबके ऊपर कि कोई कुछ मिलाता है, कोई कुछ कुछ मिलाता है। कुछ लोग उसमें अजवाइन भी मिला लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन देम, ठीक है। पर हम जो जनरल होता है उसके अंदर पानी मिला के करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूसेस जो होती है वो हेल्प करती हैं कि हम उसको अच्छे से गूंथ सके, ठीक है। चर्निंग मूवमेंट हमारी जारी रहे, यानी कि बोलस बोलस के बाद क्या हो रहा है, चर्निंग हो रही है, ठीक है। भोजन का स्वरूप माउथ कैविटी में बोलस होता है, और भोजन का स्वरूप स्टमक में काइम, चर्निंग की वजह से काइम किसमें बदल जाता है, काइम के अंदर, ठीक है। फिर गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस श्लेष्मा यानी कि म्यूकस जो होता है वह बाइकार्बोनेट्स भी पाया जाता है, जो स्टमक की भित्ति को उच्च अम्लीय HCl से सुरक्षा देता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, जो म्यूकस की लाइनिंग किस लिए होती है। HCl का जो लेवल पीएच होता है 1.5 to 1.8 होता है। कैन यू इमेजिन दिस, कितना हैवी है। और उंगली जल जाए इससे, नहीं, इतना ज्यादा एसिडिक है ये, ठीक है। तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है, परंतु पूर्ण पाचन इंटेस्टाइन में होता है। प्रोटीन का जो पाचन है थोड़ा सा अमाशय में शुरू तो जरूर हो जाता है, लेकिन बाकी का जो होता है पाचन इसका मेजरली किसके अंदर जाके होता है, इंटेस्टाइन के भाग में जाकर इसका असली पाचन वहां शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक मिनट, फिर से चेंज हो गया ना, एक सेकेंड, सॉरी यही है, ठीक है। नहीं, हम्म, प्रोटीन का पाचन हो गया, ठीक है। स्टमक में पेप्सिन व रेनिन पाया जाता है स्टमक के अंदर, ठीक है। ये दोनों प्रोटीन एंजाइम है। रेनिन नवजात शिशु में ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा क्या, धीरे धीरे बड़े होते होते रेनिन हमारे अंदर खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर ये बच्चों के दूध को पचाता है। आपने देखा कि बच्चों में सिर्फ और सिर्फ जो पाचन होता है वो सिर्फ मिल्क का होता है, और कुछ नहीं। वो कोई सॉलिड चीज नहीं खा सकते, आप उन्हें कोई चीज को पीस के भी दोगे तो भी वो नहीं खा सकते, क्योंकि उनके अंदर भी सिर्फ रेनिन ही पाया जा रहा है, कुछ और नहीं है। और ये रेनिन ही होता है जो उस दूध का पाचन करता है, वो बहुत जल्दी जल्दी कर देता है, क्योंकि वो लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है ना। और लिक्विड ले तो रहे हैं, चलो ठीक है। छोटू सा बेबी जो होता है प्यारा सा, वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ दूध पे ही जिंदा है, सिर्फ मिल्क पे ही जिंदा है। तो जो मिल्क उसको मिल रहा है वो इतनी जल्दी रेनिन के अंदर कन्वर्ट करा जाता है, और सॉरी रेनिन की वजह से इतनी जल्दी वो तोड़ा जाता है, इतनी जल्दी इसका कन्वर्जन हो जाता है, पाचन हो जाता है कि उसको हर 2 घंटे बाद चाहिए होता है, ठीक है। स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है, जो दूध में उपस्थित वसा का कुछ पाचन करता है, जो दूध का वसा है, ठीक है। लैक्टिक फैट्स जो होते हैं हमारे, तो उसको पचाने का कार्य कौन करता है, यहीं पे हमारे स्टमक के अंदर ही हो रहा है। ये हम भी हमारे अंदर भी पाया जाता है, पर रेनिन नहीं होता, ठीक है। लाइपेस कहते हैं इसको, गैस्ट्रिक लाइपेस। वो हमारे अंदर जो हम जो मिल्क वगैरह पीते हैं उसको पचाने का कार्य करता है, जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टमक में ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, जो ये पेराइटल सेल्स भी इन्हें कहते हैं। पेराइटल सेल्स मतलब मीन्स बाहरी लेयर वाले जो हैवी होते हैं ना, उन्हें ही ऑक्जेंटिक सेल्स, क्यों भाई इनको पेराइटल सेल्स क्यों बोलते हैं, जो कि खाना तो अंदर की तरफ चल रहा है, ये तो एंडो होने चाहिए थे, है ना। तो एंडो होते, या हम कोई और लेयर की बात करते हैं, अंदर की लेयर कोई और होती है तो उसकी बात करते हैं, ये पेराइटल से निकल के यहाँ तक आ रहे होते हैं, इसलिए इनका नाम पेराइटल सेल्स होते हैं। मतलब बाहरी लेयर से निकल के, स्टमक की बाहरी लेयर से सेल्स सिक्रीट होंगे और अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है। इसलिए इनको पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं, और ये ऑक्जेंटिक सेल्स भी इनका नाम है, जो HCl को स्रावित करती है। क्या करती है, पेराइटल सेल्स जो होती है, स्टमक की लाइनिंग है बाहर वाली, पेराइटल वाली बाहर वाली लाइनिंग है, आउटर वाली, उससे कुछ सेल्स निकल रहे हैं, वो सॉरी उससे कुछ सेल्स हैं, उसमें सेल्स क्या सिक्रिएट कर रहे हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रिएट कर रहे हैं, जो HCl के साथ मिलकर, सॉरी जो HCl का निर्माण करने में, HCl को स्रावित करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। HCl का कार्य क्या होता है, फूड के साथ स्टमक में पाया आया बैक्टीरिया को नष्ट कर देना, सबसे पहला सर्वप्रथम काम ही यही होता है इसका। फिर स्टमक में जो एंजाइम सेल के द्वारा इनएक्टिव पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये इंपॉर्टेंट है, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन का स्रावन करते हैं, ठीक है। पेप्सिनोजन जो होता है सुप्त अवस्था वाला होता है, इनको फिर इसका मिलता है, ये इनएक्टिव है ना, सुप्त अवस्था, नोजन जहाँ पे लगा होता है क्या होता है वो,
एनिन और नोजन जहाँ लगा होगा ना, ये दोनों ही हमेशा आपको सुप्त अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है, ये किसी के साथ मिलेंगे ना, ये कोई इसको आके जगाएगा, उठ जा उठ जा काम करना, तब ये काम करता है। उससे पहले इसको नींद आ रही होती है, कुंभकर्ण होता है। ठीक है, पेप्सिनोजन क्या करता है, सॉरी हाँ, पेप्सिनोजन क्या करता है, पेप्सिन इनके प्रोटीन डाइजेशन का जो काम होता है एंडो पेरिटोज में काम इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, और प्रोरेनिन जो होता है एचसीएल के साथ मिलके रेनिन का निर्माण करके मिल्क प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पेप्सिन कैन ऑल्सो डाइजेस्ट कोलेजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, जो कि डाइजेस्ट बट नॉट डाइजेस्ट केराटिन ऑफ नेल एंड हेयर। ठीक है, जो हमारे नेल्स का जो केराटिन है उसको तो ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो पेप्सिन होता है वो डाइजेस्ट कर सकता है कोलेजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, यानी कि दोनों में डिफरेंस इसलिए क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम ही होता है, केराटिन और कोलेजन का। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। जो प्रोटीन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, और जो प्रोटीन उसे टूटा, और नियरली 1.5 to 2.5 पीएच इसका होता है। पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट होगा, देन पेप्टेज के अंदर होगा, देन पेप्टाइड्स के अंदर, ये सब कुछ इसके अंदर सीरीज इसकी चलेगी ऐसी। ठीक है, फिर रेनिन जो होता है एक्टिव इन चाइल्डहुड होता है, ये हमने जान लिया। एडल्ट में ये एक्टिव नहीं होता। रेनिन जो होता है कन्वर्ट करता है मिल्क इनटू कर्ड, दूध दही जैसे हो जाता है। जब बच्चे छोटा सा बेबी जो कुछ मंथ्स का होता है, आपने कभी नोटिस करा होगा, जब उल्टी करता है तो वो कर्ड जैसा निकलता है बाहर। ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क ये कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे रेनिन का। ठीक है, कि किस एज तक रहता है या किसके अंदर पाया जाता है, और ये मिल्क को कन्वर्ट के अंदर कन्वर्ट कौन करता है, कौन सा एंजाइम है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेनिन मिल्क प्रोटीन कैसिन जो होता है उस पर एक्ट करता है। कैसिन दूध में पाया जाने वाला सोल्यूबल प्रोटीन है। ठीक है, कैसिन सोल्यूबल प्रोटीन है। ठीक है जी, रेनिन के अंदर जो होता है, रेनिन जो होता है वो उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसको दही बनाने का काम कर रहा होता है, उसके साथ मिलके करता है ये। ठीक है, इसे कैपरा कैसिनेट इनसॉल्युबल भी कहा जाता है। कैपरा कैसिनेट जो होता है वो इनसॉल्युबल इन नेचर में होता है। ठीक है, दिस स्टेप इज कॉल्ड कर्डलिंग ऑफ मिल्क। नीचे आ गया नोट, जो इसमें ऐसी क्या चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर, रनिन जो होता है मिल्क क्लॉटिंग, गैस्ट्रिंग, मिल्क क्लॉटिंग नहीं है, मिल्क क्लॉटिंग नहीं वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, मिल्क डाइजेशन के लिए ही बोलते हैं, मिल्क कर्डलिंग होगा यहाँ पे। मिल्क कर्डलिंग गैस्ट्रिक एंजाइम भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम जो होता है स्टमक में पाया जाता है। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम कहाँ पाया जाएगा, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर नहीं, स्टमक के अंदर। फिर ट्राइग्लिसराइड्स नाम की एक चीज होती है जो आपके इसमें इतना ज्यादा डिटेल में है नहीं, पर आप अगर आपने न्यूट्रिशन पढ़ रखा है तो मुझे बताया ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। आई थिंक उसमें पढ़ाया गया है, जहाँ तक मुझे याद है उसमें था तो सही। ओके, नहीं बता रहे आप? याद नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, वैसे ये ज्यादा याद ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही थी कि वहां पे बताया कि नहीं बताया आपको, क्योंकि ये ज्यादा इतना ज्यादा डीप में नहीं पूछते कि ये क्या है, पर वैसे अपने लिए पता होने के लिए बस चाहिए होता है ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह क्या होता है। आई थिंक वो करवाया जाना। ओहो, मन मर्जियाँ। ये तो स्लाइड बीच में नहीं आई थी, यहाँ से आ गया, ऊपर नीचे हो गया कुछ, बीच में ये स्लाइड तो नहीं आई थी। इसमें ना हम कैसे वाले, हाँ जी, ट्राइग्लिसराइड डाइजेस्ट होके फैट जो फाउंड होता है हमारे किसके अंदर, स्टमक के अंदर। ये गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम जो होता है उसको तोड़ने का काम करता है, फैटी एसिड्स को और ग्लिसरॉल को। ठीक है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को ही तोड़ने का काम करता है। ठीक है, फिर म्यूकस जो सिक्रीट होता है बाय म्यूकस सेल प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम हाईली एसिडिक HCl। ठीक है, वो जो हमने अभी पहले भी ये बात समझ ली थी अभी अच्छे से। ठीक है, जो इस चीज को होता है इसको थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं, कि जो हमारा पेप्सिनोजन है वो HCl के साथ मिलकर पेप्सिन बनाता है। ठीक है, उसको जगाएगा, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, नोजन को
कौन उठाता है? पेप्सिन उठाता है। किसके साथ मिलकर उठाता है? जब पेप्सिनोजन HCl के साथ मिल जाता है तब उसको पेप्सिन सब मिलकर HCl की प्रेजेंस के अंदर उसको उठा देता है और कहते हैं पेप्सिन के अंदर उसको कन्वर्ट करने के लिए उसको बोलते हैं कि उठ जा उठ जा उठ जा। जब वो उठ जाता है तो उसको पेप्सिन कहते हैं, ठीक है। फिर प्रोरेनिन जो होता है, फिर HCl से उसकी मुलाकात हुई, उसको भी उठा के उसने रेनिन के पास ले आता है, ठीक है। वो सॉरी पेप्सिनोजन जब HCl से मिला उसको पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। प्रोरेनिन जब HCl से मिला उसने उसको रेनिन के अंदर कन्वर्ट करवा दिया, मतलब उसको जगा दिया, वैसा कर दिया, ठीक है। फिर प्रोटीन जो होता है पेप्सिन की प्रेजेंस के अंदर पेप्टोन्स के अंदर या पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट होता है। ये लिखो पहले एक बार, क्योंकि ये ज्यादा पेप्टोन्स पेप्टिन आपको हो गया, आप बड़ा कंफ्यूज हो गए उसके अंदर फॉर श्योर, क्योंकि सीक्वेंस इतने क्लियरली इसमें दिया नहीं हुआ, ठीक है। पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होगा? पहले पेप्सिन में, किसकी वजह से? HCl की वजह से। फिर आया प्रोरेनिन HCl की प्रेजेंस के अंदर किस में कन्वर्ट होगा? रेनिन के अंदर। ये दो लाइन तो इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। इसके आगे जो था कि प्रोटीन जो है पेप्सिन की वजह से, जो यहाँ ये पेप्सिन जगाया गया है, बनाया गया है यहाँ पर, पेप्सिन की वजह से ये डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन को। और प्रोटीन को किसके अंदर डाइजेस्ट करेगा? मतलब किसके अंदर तोड़ेगा? डाइजेशन का मतलब तोड़ेगा। किसके अंदर तोड़ेगा? पेप्टोन्स के अंदर और पेप्टाइड्स के अंदर उसको तोड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा आता है केसिन। केसिन जो था हमारा, केसिन को क्या करेगा? रेनिन आएगा तोड़ने के लिए। प्रोटीन को पेप्सिन तोड़ने आ रहा था, अब मिल्क को, यानी केसिन को, मिल्क का जो प्रोटीन है केसिन, उसको तोड़ने के लिए ये वाला रेनिन वाला, ये वाला आएगा। प्रोरेनिन था ना, उसको जगा दिया इसने HCl ने। अब रेनिन कहाँ जाएगा? फिर उसको मिल्क को तोड़ने के लिए जाएगा। मिल्क को तोड़ने के लिए गया और उसने फिर क्या बनाया? पैरा केसिन बनाया। फिर उससे पेप्सिन उसके अंदर आ गया, फिर उसके अंदर क्या आएगा? पेप्सिन। ये छोटी सी प्रक्रिया है जो बच्चों के अंदर ही पाई जाती है मेजरली, ठीक है। लिख रहे हो मैं जो बोल रही हूँ? हाँ मैम लिख रही हूँ, और एक बार रिपीट हाँ कीजिए। पेप्सिनोजन पेप्सिन को कन्वर्ट। ठीक है, मैं हाँ ये लास्ट वाली लाइन रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो केसिन था, केसिन के आगे लिखो ऐसे ही, जैसे सेम एरो बनाया ना इन्होंने यहाँ पर, ऐसे ही एरो बनाओ, उसके ऊपर लिखो रेनिन, ये वाला रेनिन। नेक्स्ट प्रक्रिया है ना इसकी, इसलिए रेनिन है। उसने किस में बनाया? पैरा केसिन में, PARA, पैरा केसिन, कैसिन CASEIN, कैसिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर ये वाला आया, पेप्सिन आया, ये वाला, क्योंकि वो प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। ये आया, पेप्सिन आया यहाँ पर, और इसने इसको कन्वर्ट कर दिया पेप्टाइड के अंदर। और ये प्रक्रिया होती है बच्चों के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। अभी हम, एक मिनट,